अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 27, बैच नंबर 40। अच्छा जी, आप लोग आपकी आज वीएसए की आखिरी क्लास है। वीएसए आपका कंप्लीट हो गया। आखिरी क्लास है, इसमें हम जो चीज़ पढ़ेंगे, आपको अभी तक मैंने जो दो तीन चीज़ें बताई हैं, जो मेन बातें समझाई हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में गाइड किया था कि हमेशा अच्छी बाइंग या अच्छी सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है। ठीक है, वहाँ पे आपकी कोई गलत ट्रेड भी चल गई तो आपके पास फिर भी चांस होता है। जैसे ये देखें कि बुलिश ट्रेंड है, तो अब इसमें आपको दो ऑर्डर ब्लॉक्स, दो आपको मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताए हुए हैं। आज की क्लास से पहले ये चीज़ समझना जरूरी है आपके लिए। पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये बताया हुआ है हमेशा कि प्राइस इस जगह पे टैप करने के बाद यहाँ पे साइन बनाएगी और फिर यहाँ से बुलिश होगी। अगर यहाँ पे साइन नहीं मिलता, प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, साइन के बनने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या साइंस बताए थे, दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक होता है। ठीक है, ये ब्रेकर जो बार बार लोग पूछते हैं, यही आपको बताता हूँ कि यही ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, एक दफा इसको चले, क्योंकि कल भी किसी ने पूछा था तो मैं हल्का सा यहीं पे आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखें ना, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है जी। ये कोई इम्पल्स वेव है। इम्पल्स वेव के बाद रिट्रेसमेंट आ गई। ये नहीं जी। ठीक है, अब आपने मुझे जवाब देना है, आपसे ही सवाल करने लगा हूं मैं। तैयार हूँ थोड़ा सा। चलें जी, आपने अब ये बताना है कि ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ बनाई है, ये क्या है। ये जो कैंडल मैंने बनाई है यहाँ पे, ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसके बारे में सब अपना अपना जवाब सोच के रखें। ठीक गलत की बात नहीं है, बेशक बस अपने जवाब अपना सोचना है जहन में। ठीक है, ये जो मैंने चीज मार्क की है, ये क्या, कौन सी कैंडल है ये क्या बन गया। टू बार रिवर्सल नहीं मैं पूछ रहा, क्योंकि टू बार रिवर्सल तो वीएसए में नहीं होता ना, उसमें सॉरी, इसमें आईसीटी में नहीं होता। तो टू बार रिवर्सल ना कहें। चलें, इस रेड वाली को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ क्लियर आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे बीच में। चलें। हाँ जी, अब बताएंगे आप कि ये कौन सी कैंडल बनी है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये क्या कहलाएगी। मैसेज मैंने आपका ऑन कर दिए हैं। हाँ जी, ये कौन सी कैंडल आईसीटी के हिसाब से ये क्या है। जिन लोगों को खासतौर पे ब्रेकर ब्लॉक की समझ नहीं है, आप लोग समझ लें। ठीक है जी, आप लोगों ने कहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। बिल्कुल ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई। ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी और ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। प्राइस नीचे आ गई। चले, हम यहाँ पे एक कैंडल और थोड़ी सी नीचे करके बना लेते हैं, और नीचे आ गई प्राइस। ये लें जी। ठीक है जी, ये और नीचे प्राइस आ गई। अब क्या हुआ कि रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। ये वाला हाई प्राइस ने ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक हो गया। अब आपसे अगला सवाल है, जिन लोगों को ब्रेकर ब्लॉक की समझ नहीं है, सिर्फ वही लोग जवाब देंगे, ज्यादा लोग बेशक जवाब ना दें। जिन लोगों को ब्रेकर ब्लॉक की समझ नहीं है, आप लोग बताएंगे कि जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है। ये आपने जवाब देना है कि जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपने बताना है पहले जी। हाँ जी, जिनको ब्रेकर ब्लॉक का समझ नहीं है। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि जी वैलिड है, आप लोग आउटर ब्लॉक की क्लास दोबारा देखेंगे। जितने लोगों ने कहा है, जिनमें सैयद सफदर, चलें ठीक है, आपने अच्छी बात है कह दिया, क्योंकि आपका ही मेरा ख्याल है सवाल था शायद आउटर ब्लॉक और उसका। तो और किसने कहा जी वैलिड, ये रयानुद्दीन और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने इनवैलिड कहा है, आप लोगों के जवाब गलत हैं। उसकी वजह यह है कि ऑर्डर ब्लॉक उस वक्त वैलिड होता है जब प्राइस अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर देती है। अगर यहाँ से रेड कैंडल्स नीचे आ जाती हैं इस जगह से, अपना प्रीवियस लो, जो आपको ये जो लो नजर आ रहा है, इसको ब्रेक कर देती हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता। ठीक हो गया। चलिए, हम इसको वैलिड ही मान लेते हैं। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अच्छा, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बाद, अभी ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे वैसे पूछ लिया ना कि आपको ऑर्डर ब्लॉक का भी पता है कि नहीं पता। तो ब्रेकर ब्लॉक के लिए वैलिड या इनवैलिड की जरूरत नहीं है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अच्छा, यहाँ से अब प्राइस ऊपर चली जाती है। इस जगह से प्राइस ऊपर उठना शुरू करती है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपका बना था, इसको प्राइस फेल करके ऊपर निकल जाती है। यहाँ से रिजेक्शन आनी चाहिए थी ना, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, प्राइस यहाँ पे टैप करती, यहाँ से ड्रॉप देती। लेकिन कानून तो कोई नहीं है इस मार्केट में, कभी करेगी रेस्पेक्ट, कभी नहीं करेगी। अच्छा, अब प्राइस ऊपर निकल गई, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई, दोबारा टेस्ट पे आती है। दोबारा टेस्ट पे आती है। अब जब ये इस जोन को टेस्ट कर रही है, ठीक है, तो अब ये वाला जोन जो कि आपका फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक था, इस फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को पहले हम कह रहे थे ऑर्डर ब्लॉक, यानी जब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, हमने कहा जी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। लेकिन वैलिड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया, प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसी को हम कहेंगे कि ये अब हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जब ये फेल हो गया, इसने काम नहीं किया,
तो ये कन्वर्ट हो गया बीबी, ब्रेकर ब्लॉक में। और ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ये आपकी पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ से प्राइस ने ड्रॉप दिया था, अब प्राइस ने इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अब सेम जगह पे ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। ये भी आपको स्ट्रक्चर की क्लास में बताया है। तो आमतौर पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को ही हम ब्रेकर ब्लॉक कह देते हैं। यही ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा तो उसकी पूरी तारीफ ये है कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया, वो वैलिड हुआ या नहीं हुआ, प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया अपसाइड, तो फिर वो ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। पहली बात तो ये समझ लिया आपने। अच्छा, एक आपको ये बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये होता है, असल बात तो ये चल रही थी। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कौन सा बताया हुआ है, ये आपका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं अभी तक आपको जितनी भी क्लासेस, 26वीं आज क्लास है हमारी, बीएसए की, शायद ये 7वीं 8वीं क्लास होगी जितनी भी है। तो इसमें आपको मैंने एक चीज हमेशा ही बताई है कि लो से बाय करें, ठीक है जी, और टॉप से सेल करें। ये यहाँ से सेल करने की जगह होती है कब, जब प्राइस बीरिश ट्रेंड में है, टॉप पे है प्राइस, सेल कर दें। या यहाँ पे है तो यहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि प्राइस प्राइस जो है वो बेरिश ट्रेंड में, फिर प्राइस ऊपर आती है, ये आपका फिर ब्रेकर ब्लॉक बन गया, या रेजिस्टेंस लेवल आ गया, या आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पे सेल का साइन बन गया, यहाँ से फिर सेल कर दें। तो मैं क्या बता रहा हूँ, टॉप से सेल करें, ये प्राइस का टॉप है इस टाइम, ये टॉप है बेरिश ट्रेंड में, ठीक है, तो यहाँ से आपने सेल करना है, हमेशा ये बता रहा हूँ। और ऊपर जाती हुई मार्केट के लो से, यानी अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट से बाय करना है। यही बात बताइए ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं आपको बताया मैंने, ये बाय जोन है और हम करते भी ऐसे ही हैं। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन कैंडल। अब एब्जॉर्प्शन कैंडल होती क्या है, पहले वो समझ लें अच्छी तरीके से। आप में से काफ़ी लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखी हुई है पहले, लेकिन मैं, क्योंकि नए लोग भी होते हैं, तो मैं फिर इसी तरीके से कोशिश करता हूँ बताने की कि जैसे फर्स्ट टाइम ही आप सीख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कैंडल, एब्जॉर्प्शन जो वर्ड है ये निकला है एब्जॉर्ब से, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, जज़ब करना, ठीक है। इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट है, चले आपके लिए भी लिखे तो, चलें जी, ठीक हो गया। तो ये है जी, जज़ब करने को एब्जॉर्ब करना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका पहले मॉडल समझ लें। मॉडल इसका ये होता है, ये एग्जांपल आपने काफ़ी दफ़ा शायद देखी हो, लेकिन अब मैं आपको ज़रा डिटेल से समझाऊंगा। चलो जी, ये बात समझे, अब इसी को इसी जगह पे बना लेते हैं। अच्छा, अब आपने समझनी बात यह है कि अभी मैं आपको बुलिश एग्जांपल देता हूँ, सेम चीज़ हमारा सेम रोज के साथ बेरिश मार्केट में भी करेगी काम। बुलिश एग्जांपल ज़्यादा क्यों देता हूँ, क्योंकि हमारा गोल्ड में काम है और गोल्ड बुलिश ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। तो अब आजकल तो खास तौर पे बुलिश है, जब तक ये कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं बनाएगा 4 आवर में, ये बुलिश ही है। अगर इसने ये ब्रेक कर दिया, ये वाला जोन, इस जोन को प्राइस अगर ब्रेक कर जाती है अपसाइड मोमेंटम कैंडल के साथ, तो यही हमारा आज का टॉपिक है, इसको अब्जॉर्प्शन कैंडल कहते हैं। और ये फिर आप इसका देखेंगे रिजल्ट क्या निकलता है, काफी ऊपर जा सकती है प्राइस मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ तो। अच्छा, अब यहाँ पे समझें पहले, ये आपके पास सप्लायर्स हैं, ठीक है जी, ये सब सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सप्लायर वो होते हैं, जैसे एक फैक्ट्री वाला है, सर्दी का मौसम आता है तो वो लोग जैकेट्स और कोट्स और स्वेटर्स वगैरह बना के वो रिटेल मार्केट में ले, यानी मंडी में लेके आते हैं, इसको आप मार्केट समझ लें, होलसेल मार्केट समझ लें, ठीक है। ये फैक्ट्री वाले हैं, ये बनाते हैं माल, इस मार्केट में दे जाते हैं, होलसेल मार्केट में दे जाते हैं, ये बनाता है फैक्ट्री वाला, ये भी दे जाता है, ये भी दे जाता है, समझा गई। तो ये सप्लायर्स हैं। इसी तरीके से गंदम का सीजन है, गंदम कटती है जब, तो वो सब किसान कहाँ लेके जाते हैं, हम तो उनसे एक एक घर में जाके नहीं गंदम खरीदते ना, हम तो मार्केट जाते हैं, मंडी जाते हैं लेने के लिए, गंदम लेने के लिए। तो वो क्या करते हैं, सब जो जिम्मेदार होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी गंदम लेके उस होलसेल मार्केट में आ जाते हैं। गन्ने वाला जब चीनी क्रशिंग का सीजन होता है, गन्ना जब क्रश होता है, उन दिनों में गन्ने वाले भी ऐसे ही करते हैं। यानी हर वो बंदा जो प्रोडक्शन कर रहा है, ये उसको हम सप्लाई कहेंगे, वो सप्लायर है मार्केट में, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे किसी एक चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी, ये जो सप्लायर्स हैं, चलें हम एक कन्वेंशनल मार्केट की बात करते हैं, हम वीट की बात ही करते हैं, गंदम की बात करते हैं, ठीक है। अब ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने शहर से गंदम लेके आए हैं, ठीक हो गया। ये उस इलाके की सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मार्केट है। अब ये कहता है जी कि एक, यानी 40 किलो का रेट, फॉर एग्जांपल ये कहता है जी 3,000 है, ठीक है। ये कहता है जी 4,000 है, ये कहता है 3,500 है। गंदम की क्वालिटी के हिसाब से ये कहता है जी, ये भी 3,200 कह देता है, ये कहता है जी 3,400,
चले, ठीक हो गया। अब ये जो यहाँ पे जो खरीदार है ना, जो इनसे इस मार्केट में जो खरीद रहा है, वो इन सब से जब माल खरीद लेता है ना, ये सप्लायर है, ये एक दिन की बात कर लेते हैं हम, या एक महीने या एक हफ्ते की बात कर लें कि एक हफ्ते में एक दो तीन चार पांच गाड़ियां आई हैं, पांच ट्रक आए हैं इस मार्केट में सप्लाई देने के लिए। यहाँ पे जो शख्स कारोबार कर रहा है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे एजेंट कह लें आप उसको, ब्रोकर कह लें, जो भी कह लें, वो इन सबसे खरीद लेता है। ठीक है, 1 से 3 हज़ार की खरीद ली, 1 से 4 की खरीद ली, फिर 3 की, 3200 की, 3500 की, 3400 की। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एवरेज निकालता है अपना रेट, 4 हज़ार की भी खरीदी है और 3 हज़ार की भी खरीदी है और दरमियान में ये रेट्स पे भी खरीदी है। फॉर एग्जांपल, अब मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, हम कहते हैं कि जी एवरेज प्राइस निकल आती है हमारे पास 3400। ठीक है जी, ये एवरेज प्राइस निकला, इसने इतने लोगों से खरीद लिया, ये एवरेज प्राइस निकल आई। अब आपसे एक सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि ये जो मेन आपकी मंडी में जो बड़ा दुकानदार था, जो होलसेलर था, उसने इन सब सप्लायर से माल खरीदा, और एट द एंड उसको इस हफ्ते में जो माल उसने खरीदा उसकी एवरेज प्राइस ये पड़ रही है। ठीक है, तो आपके ख्याल में अब क्या ये उसी प्राइस पे लोगों को दोबारा वापस करना शुरू करेगा? ये तो खत्म हो गया ना मार्केट से, इनका तो कहानी खत्म हो गई, ये तो दे के चले गए, पैसे लेके चले गए। अब इसने बेचना है रिटेलर्स को। जैसे मैं गया, मैंने उसे कहा, इसने तो सबसे गाड़ियां खरीदी हैं इस रेट पे, मुझे चाहिए 20 किलो। एक आता है उसको चाहिए जी, उसको 2 मन चाहिए, एक और आता है उसको 6 मन चाहिए, इसको चाहता है 10 मन चाहिए, यानी रिटेल के छोटे छोटे ग्राहक आ रहे हैं, इसने गाड़ियों के हिसाब से इस रेट पे खरीदा है, 1 मन के हिसाब से। जिनको 1 मन की समझ नहीं आ रही, 40 किलो का 1 मन होता है। ठीक है, तो इसने सारा खरीद लिया, अब ये क्या करेगा कि किसी को भी देगा ना, अपने किसी भाई को भी देगा, तो इससे कम रेट पे नहीं देगा, इससे कम रेट पे नहीं देगा, जिसको भी देगा। हाँ, ये प्रॉफिट कम कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने रेट सेट कर दिया कि जी अब मैं ये सारा माल बेचूंगा 3700 के हिसाब से, ठीक है, यानी खर्चा निकाल के मैं 3700 के हिसाब से बेचूंगा सब कुछ, तो वो किसी को शायद मुमकिन है कम पे दे दे, 3600 का दे दे, 3500 का दे दे, लेकिन इससे कम पे किसी को नहीं देगा, क्योंकि इससे कम पे इसको नुकसान है, तो अपना नुकसान तो नहीं करेगा ना ये। हाँ, ये कम ज्यादा रेट कर सकता है। तो ये चीज आपको इतनी मिसाल से समझ आ गई है कि ये क्या चीज है। अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी ये सप्लायर्स थे, उनकी जब एवरेज प्राइस उसने निकाल ली तो उसको 3400 रेट पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो गंदम, ये वाली गंदम जो ट्रेड होगी, ये हर सूरत 3400 से ऊपर ही ट्रेड होगी। वो 3500 भी हो सकती है, 3700 भी हो सकती है, वो 4500 भी हो सकती है, हालात के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इससे कम पे नहीं जाएगी, अब ये नहीं देगा कम से कम, अनलेस कोई बहुत बड़ा मसला, कोई मजबूरी है तो तब फिर सही, अदरवाइज नहीं देगा। इस बात की, इस एग्जांपल की समझ आइए तो मुझे बता दें कि हमें यहाँ तक क्लियर है, फिर आपको मैं इसको चार्ट पे दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अच्छा जी, इसको अब हम खत्म कर देते हैं यहाँ से। अब अब्जॉर्प्शन कैंडल देख लें कि अब्जॉर्प्शन कैंडल क्या होती है। अब्जॉर्प्शन कैंडल इस तरह बनती है, देखें। आपके पास, एक तो आपको मैंने बताया था कि जिस स्ट्रेटजी पे भी काम करना है, बेशक आप 5 मिनट पे करें, 3 मिनट पे करें, एक तो बात ये कि रूल्स सेम है, वही रूल्स होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, चलें वो भी बताता हूँ। यहाँ से आ जाती है रिट्रेसमेंट। चलिए जी, आपके पास रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी। ये बन गई आपके पास एक रेजिस्टेंस। ठीक है, जहां से प्राइस गिरती है ना, जिस जगह से भी, उसे हम कौन सा जोन कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि ये सप्लाई है, ये सप्लायर्स है यहाँ पे। सप्लाई का मतलब क्या है कि सेल है यहाँ पे, इस जगह से सेल हुई है ना प्राइस, तो ये सप्लाई जोन बन गया हमारे पास। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं आप, रेजिस्टेंस ही सप्लाई की कहलाती है। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाती है। अब मैं चलें कैंडल सी बना देता हूँ, यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर उठती है। चले जी, ये इसने विक लगा दी, फिर नीचे आ गई। चले जी, ये दोबारा प्राइस ने ड्रॉप दे दिया, ये वाला। इसके बाद ये कैंडल बन जाती है। ब्रेकआउट रूल बता सकते हैं क्या है जल्दी से? चैट में अगर आप ब्रेकआउट रूल बता दें कि किस ब्रेकआउट रूल पे हम काम करते हैं। ब्रेकआउट रूल क्या है? लो मोमेंटम नहीं, लो वॉल्यूम। मोमेंटम पूरा होना चाहिए। ठीक है जी, लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल, बस ये चीजें मैं इसलिए भी कहता हूँ ताकि जो लोग थोड़ा सा सो रहे हैं वो भी जाग जाएं, या ध्यान से देखना शुरू कर दें। अब यहाँ पे देखें, जिस जगह पे क्या हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम्स ऐसे आपको नजर आएंगे, जब आप वॉल्यूम्स पे नजर दौड़ाएंगे इस जगह पे, तो वॉल्यूम्स आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल की कैंडल का वॉल्यूम है। ठीक है जी, ये वॉल्यूम सेल की कैंडल का आ गया।
उसके अलावा यहाँ पे देख लें, टॉप पे देखना आपने, जिसको सप्लाई कहते हैं ना, जहाँ से मार्केट गिरी है, वहां पे देख लें कि सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया। ये लें जी, ये वॉल्यूम आपके पास आ रहे हैं, खास तौर पे वो जगह। देखें, अगर तो आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ गई है इस जगह पे, यानी ये वाली कैंडल बन गई है, इसी का सबसे बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो बनेगा, वन भी बन सकता है, टू भी, थ्री भी, सब भी बन सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, और अगर है भी, इस जगह बन भी गई, तो उसका आपको पहला टारगेट क्या बताया था, मिनिमम ये वाला जोन, ये बताया ना कि इस हाई तक प्राइस आती है। लेकिन अब चलती मार्केट में कैसे आगे चलना है, चलती मार्केट में कैसे आप जाएंगे, अगर ये ब्रेक कर देती है कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपने वॉल्यूम मार्क कर लिया इस जगह पे, वॉल्यूम मार्क करने के बाद आपने देखना ये है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, उस कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए छोटा, कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए छोटा। वही क्लाइमेक्टिकेशन बार वाला रूल है। ठीक है, मोमेंटम कैंडल है, छोटा वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को कंपेयर किससे करेंगे, वो आपको बहुत दफा बताया कि कंपेयर आप करेंगे जो भी इस रेंज में टॉप पे जाके, जहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही थी ना, जहाँ पे सप्लाई आई थी, उस सप्लाई का जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा, वो सेल का भी हो सकता है, बाय का भी हो सकता है। इसमें सेल की कैंडल भी हो सकती है टॉप पे, बाय की कैंडल भी आपने वॉल्यूम काउंट करना है, सबसे बड़ा वॉल्यूम उसका ब्रेकआउट हुआ लो वॉल्यूम के साथ, और छोटे वॉल्यूम के साथ, और मोमेंटम कैंडल के साथ। तो इस कैंडल को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको कैंडल क्या कहते हैं जी, अब्जॉर्प्शन कैंडल। इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने ये जो पूरी सप्लाई थी ना, ये जो पूरा सप्लाई का जोन था, पूरी सप्लाई की जो रेजिस्टेंस थी, इसको इसने फेल कर दिया। यानी जितने यहाँ पे बेचने वाले थे, आप यहाँ पे क्या थे, सेलर नहीं थे, लोग सेलर थे तो प्राइस सेल हुई है ना। यानी गंदम बेचने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, सप्लायर यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ से बेचते हैं इस रेट पे, नीचे नहीं बेचते, वो कहते हैं इस रेट पे देना है हमने, ये बस रेट इस पे अड़ गए हैं वो 3460 पे। ठीक हो गया, दोबारा बेचते हैं 3460 पे। तो अब इन्होंने क्या फैसला किया, जो वहां पे सप्लाई, जो मार्केट में जो होलसेलर है जो उनसे खरीदता है, उसने कहा ठीक है जी, इस रेट पे 3460 पे मैं भी एग्री हूँ, जितना माल है सारा मुझे दे दें, तो फिर ये कैंडल बन गई। ठीक है, उसने इन सबसे माल खरीद लिया ये वाला। एक मैं आपको बात बताऊँ, वॉल्यूम के बारे में लोग समझते नहीं है ना, वजह यह है ट्रस्ट नहीं है, या फिर सही तरीके से पढ़ा हुआ नहीं है। मैं आपको उस दिन भी कहा था कि अगर आपके पास इसी सब्जी मंडी, इसी गल्ला मंडी, फ्रूट मंडी, कोई भी आपके पास, कोई भी मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, कोई भी गोश्त मार्केट है, अगर आपके पास उसका डाटा मौजूद है, जैसे ये कैंडल कैसे बनती है, डाटा होता है ना, पिछला डाटा हम देखते हैं, वॉल्यूम आ रहे होते हैं, सब कुछ, अगर आपके पास डाटा मौजूद है और उसको आप कंपाइल कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, या किसी भी सॉफ्टवेयर पे कंपाइल कर लेते हैं, तो आप फिर बता सकते हैं जिन चीज़ों का रेट डेली चेंज होता है ना, उसके बारे में आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने शहर में कि ये रेट होने वाला है। इसी तरीके से जैसे हम गोल्ड का करते हैं, ऑयल का करते हैं, बीटीसी का करते हैं, या किसी और पेयर पे एनालिसिस करते हैं, अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है अपनी लोकल मंडी का, तो आप ये काम सारा कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ का रेट बढ़ने वाला है कि नहीं। इसी तरीके से नो सप्लाई नो डिमांड और इन चीज़ों को देख के, या ये सप्लाई ब्रेकआउट देख के, तो ये इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये जो लो मोमेंटम से वॉल्यूम से कैंडल बनी है, लो वॉल्यूम से और स्ट्रांग मोमेंटम से, इसका मतलब ये है कि ये अब्जॉर्प्शन कैंडल है। बायर रेडी हो गया, इस रेट पे सबको उसने आउट कर दिया, सेलर्स सब खत्म हो गए। जब सेलर्स खत्म हो गए, तो अब कंट्रोल में कौन है, बायर, जिसने खरीदा था सारा माल। अब उस एग्जांपल पे वापस आ जाएं, वहां पे थे 5 लोग इस तरह। ठीक है जी, ये था अकेला इधर। जब इसने इन सब से माल खरीद लिया, इन सबको फारग कर दिया, माल इन सब से खरीद लिया, तो अब कंट्रोल में कौन है, अब ये कंट्रोल में है, सप्लायर तो गए। अब सप्लायर कौन है, अब ये खुद सप्लायर है, अब इसने बेचना है ना आगे, इसने लोगों को देना है। तो ये इस रेट पे नहीं देगा जिस पे इसने ये सारे इनसे मगजमारी की और माल खरीदा है, वो इनको महंगा करके ही बेचेगा, क्योंकि अब वो कंट्रोल में आ गया। अब ये कैंडल बनने के बाद बायर्स कंट्रोल में आ गए, ये अब्जॉर्प्शन कैंडल कहलाएगी। अब ये किस रेट पे नहीं देगा, इससे कम पे नहीं देगा, इस रेट से कम पे नहीं देगा। ठीक है जी, 3460 पे इसने खरीदा है, सबको निकाल दिया। अगर आप इसकी एवरेज प्राइस कह देते हैं, तो आप वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए 3425 से कम पे नहीं देगा, यानी प्राइस अपना लो ब्रेक नहीं करेगी, प्रीवियस लो। ठीक है जी, अब प्राइस आ सकती है नीचे, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है, नीचे किसी एफवीजी में आ सकती है, वहां से आप और खरीद लेंगे, दोबारा आप बाई की ट्रेड करेंगे। आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बन गया और वैलिड भी हो गया क्योंकि हाई ब्रेक हो चुका है, तो जब प्राइस वापस इस जोन में आएगी, तो यहाँ से बाई की ट्रेड लगेगी और प्राइस ऊपर जाएगी। ट्रेंड की बात है ना सारी। तो अब क्या होगा कि इसके नीचे प्राइस नहीं आएगी। विक लग जाए अलग बात है, समटाइम्स कभी कभार लग भी जाती है, लेकिन विक भी नहीं लगती आमतौर पे, विक भी नीचे नहीं आएगी, बस यहाँ तक आएगी प्राइस और यहाँ से ऊपर उठ जाएगी दोबारा। तो ये अब्जॉर्प्शन कैंडल का कॉन्सेप्ट है, सेम इसी तरीके से। एक दफा आप इसको सेल में भी देख लें, सेल में भी सेम चीज़ है, अगर आपके पास प्राइस नीचे आ रही है, सेल हो रही है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लगती है दोबारा,
ठीक है जी, और दोबारा प्राइस इसका लो ब्रेक कर जाती है। वही स्ट्रक्चर वाली कहानी है, सारी स्ट्रक्चर वाली चीज़ है। ये ले जी, आपने बस देखना क्या है, आपका ये वाला लो ब्रेक हुआ था, लो ब्रेक हो गया, तो आपने देखना है कि इसमें इसमें वो ना जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होती है वो पीछे कहीं पे हो, तो हो मुमकिन है यहाँ पे हो जाए, इस जगह पे आपने इसको देखा, यहाँ से सेल कर दिया, यानी कोई बाइंग क्लाइमेक्स बना हुआ है उस पर आपने ट्रेड कर ली तो कर ली। ये ट्रेड में आपने एंट्री कब मिलनी है, असल में तो आपको ट्रेड करनी चाहिए यहाँ से या यहाँ से, यानी जब भी आपके पास बाइंग क्लाइमेक्स बना है, सेलिंग क्लाइमेक्स बना है, कुछ भी बना है, मैं आपको उसकी एग्जांपल साथ समझा दूं तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं इस तरह, और यहाँ से आपके पास आ जाती है रिट्रेसमेंट, सेल की रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है जी, यहाँ पे बन गई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये वाली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, लो स्वीप हुआ या ब्रेक हुआ और हाई ब्रेक हो गया, तो ट्रेड तो बनती है यहाँ से, यहाँ से ट्रेड बन रही है आपकी, यहीं से आपको ट्रेड करनी है हमेशा। जो आपको बताया कि यहाँ से बाय करें इस जगह से या इस जगह से बाय करें, ये बात बिल्कुल इसी तरीके से वैलिड है। आपने ये नहीं कि वो सब चीजें छोड़ के इस पे आ जाएं, लेकिन यहाँ से तो आपने ट्रेड कर ली, अब प्राइस पहुंच गई है इस जगह पे, तो ये आपका टारगेट भी तो हो गया ना। ये बताया कि स्ट्रक्चर लेवल तक आप टारगेट ले लें इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे अगर प्राइस अब्जॉर्प्शन बना दे दोबारा, ये वाला स्टेप हो जाए बाय में या सेल में बन जाए, अब्जॉर्प्शन बना दिए, तो ये नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ से आपका बाय है, नीचे स्टॉप लॉस है आपका। ये इसके लिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पहले नंबर पे पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आखिरी नंबर पे पढ़ा रहा हूँ। वजह क्या है दोनों की, क्योंकि ये एक तो हाई प्रोबेबिलिटी है, दूसरा ये आपने बहुत अच्छे रेट पे खरीद लिया ना। आपने 34 से 35 पे खरीद लिया, इतने अच्छे रेट पे खरीद लिया, 35 पे नहीं तो आपने 40 पे खरीद लिया इसके ब्रेकआउट पे। लेकिन ये आप खरीद रहे हैं 55 पे जाके, इसलिए इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जरूर लें। इस पे मैं खुद भी कम ट्रेड करता हूँ, हालांकि ये वैलिड है तभी तो बढ़ा रहा हूँ, काम करती है। लेकिन बस मुझे फिर भी होता है कि प्राइस ये बन गई है, फिर प्राइस फिर भी नीचे आए, यानी अपने किसी जोन में आए, इस जगह पे यहाँ से ले लें चले, ज्यादा नीचे नहीं, क्योंकि अब्जॉर्प्शन अपना लो ब्रेक नहीं करती। तो यहाँ तक आए किसी ऑर्डर ब्लॉक एफएजी तक, तो यहाँ से आप दोबारा बाय कर लें। इसी तरीके से अगर प्राइसेस गिर रही हैं नीचे, जैसे अभी मैंने साइन ये वाला आपको पास ये बनाया पूरा ग्राफ, प्राइसेस नीचे आ रही हैं और यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगती है इस तरह, और बाइंग क्लाइमेक्स आ जाता है, ये आपके पास यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स आ गया, इसका हाई ब्रेक होता है पहले और फिर लो ब्रेक होता है ये वाला। तो सेल तो आपने करना था यहाँ से, असूलन यहाँ से करना चाहिए, लेकिन इसका टारगेट क्या होगा ये। अब यहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन बन जाती है इस जगह पे आके, इस जगह पे जैसे ये बना के मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बन जाती है, तो अब आप एक और ट्रेड ले सकते हैं। अब उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, एब्जॉर्प्शन कैंडल से पीछे जो भी स्ट्रक्चर का आपका हाई लो लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे यही हाई बन रहा है, यहाँ पे दरमियान में कोई नहीं है, तो फिर यही स्टॉप लॉस है इसका, और टारगेट भी इसका इतना ही होगा, 1:1 कम से कम इसका चलता है फिर। ठीक हो गया। तो इस बात से ये नहीं कि आप कल से ये शुरू कर दें, ट्रेड आपने ऊपर से लेनी है क्लाइमेक्टिक बार पे, सेलिंग क्लाइमेक्स पे, बाइंग क्लाइमेक्स पे, लेकिन ये भी एक तरीका है। अब आपने यहाँ से अब्जॉर्प्शन बन गई है, आपने फौरन से इसके वॉल्यूम चेक करने हैं। तो इस जगह पे रेंज में जो वॉल्यूम आ रहे थे, चाहे वो सेल का वॉल्यूम है चाहे बाय का वॉल्यूम है, ये ले, मैं इसलिए कलर नहीं कर रहा कि जो भी वॉल्यूम यहाँ पे बन रहा है इस जगह पे रेंज में, अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है लो वॉल्यूम के साथ और मोमेंटम कैंडल के साथ, तो आपको पता है कि इस रेंज का ये वॉल्यूम ब्रेक हुआ, लो वॉल्यूम से ब्रेक हुआ, मोमेंटम कैंडल से ब्रेक हुआ, तो ये आपकी सेल है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, और इसको आप होल्ड करेंगे नीचे तक। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ दोबारा बता देता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि प्राइस वापस एफईजी में आए, अगर एफईजी छोड़ गई है तो यहाँ पे आए, और यहाँ से फिर हम इसको ट्रेड करें। ठीक है जी, प्राइस वापस उठे यहाँ तक, यहाँ से हम इसको ट्रेड करें, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और फिर ये आपकी ट्रेड चले। हाँ जी, इतनी बात। अब जो अभी तक आपको हाथ से जो चीज़ समझाई है वो उसकी उसमें कोई क्वेश्चन है या कोई समझ आ गई तो बताएं। अब्जॉर्प्शन कैंडल, अच्छा चलें, एक दो क्वेश्चन भी शायद लग रहे हैं मुझे, बस रिपीट नहीं करना क्वेश्चन, अपना लेके आप छोड़ दें, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन अभी। अच्छा जी, क्लियर है, एब्जॉर्प्शन कैंडल हमारी इधर देखना चाहिए, अभी आपको दिखाते हैं ना, बता तो रहा हूँ किधर देखना चाहिए, यही तो समझा रहा हूँ घंटे से, और क्या बता रहा हूँ किधर देखना चाहिए। स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे देखना है, अभी देखते हैं दोबारा, जहाँ पे दिखा रहा हूँ बना के वहीं पे देखना है आपने। एब्जॉर्प्शन को विक को ब्रेकआउट करना चाहिए या बॉडी को ही करना चाहिए, और विक को भी करना चाहिए, जाहिर है विक को करेंगे तो आपका ब्रेकआउट होगा ना, अगर विक ब्रेक ही नहीं हुई तो स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होगा। एब्जॉर्प्शन कैंडल कैप में भी देखनी है, उसमें ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन कैंडल ही बनेगी, क्योंकि क्लाइमेक्टिक बार का जो हाई ब्रेक होता है वो लो वॉल्यूम से ही होता है, तभी वैलिड होगा ना वो। चलो जी, क्वेश्चन आपके मैं देख लेता हूँ क्या है और।
If we mark the OB and again price is coming to OB zone and we took the trade and OB gave some pips and then OB zone got broken and against and again price coming to OB zone, then it will considered as BB or not? No. एक दफा वो चल गया, उसने अपना काम कर दिया, तो बस फिर आप उसको छोड़ दें। आपको हर दफा वॉल्यूम का साइन चाहिए होगा, वॉल्यूम का साइन के बगैर हम ट्रेड नहीं करते। अगर सेल की चार कैंडल्स हैं, कुछ विक्स वाली भी हैं, तो उसमें कौन सी, अभी आपको एग्जांपल दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जी बिल्कुल। ब्रेकर ब्लॉक पढ़ाया ही नहीं है, अभी पढ़ा तो दिया जी, दोबारा किसी लेक्चर में है। स्ट्रक्चर की क्लासेस में है, आपने आगे या तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है या फिर आपने स्किप कर दिया क्लास। स्ट्रक्चर की क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि ये ब्रेकर ब्लॉक होता है, ये वाला जोन। जो भी प्राइस ट्रेंड के साथ जो हाई ब्रेक करती है उसी को ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, बस। ये तीन दफा तो बताता हूँ कि ये आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये ब्रेकर ब्लॉक है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका हायर लो है। ये पढ़ाया हुआ है मैंने, मुझे याद है स्ट्रक्चर क्लास में, नहीं पढ़ाया तो आज की क्लास में पढ़ा दिया, इसमें देख लें, आज तो डिटेल से बना के भी दिखा दिया। सिर्फ इस पॉइंट को ब्रेकर ब्लॉक करते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये पॉइंट ब्रेकर ब्लॉक है आपका। ठीक है, यहाँ प्राइस टैप करेगी तो बस यहाँ से आपको एविडेंस मिलता है बाय का, तो कर लें। यहाँ से आपको कौन कौन से एविडेंस बताए हुए हैं मैंने? एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक का बताया हुआ है, फिर ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये दूसरा हो गया। कॉन्सेप्ट वैसे एक ही है। तीसरी चीज़ आपको बताइए, यहाँ पे फिफ्थ जोन बनता है, आप लो से हाई तक मार करेंगे फिफ्थ, तो ये 50% का गोल्डन जोन है, वो भी आपका बन सकता है। चौथे नंबर पे गोल्डन जोन में वॉल्यूम की कंफर्मेशन आती है, टू बार रिवर्सल बनता है, फिर वर्सेस रिजल्ट बनता है, शेक आउट बनता है, क्लाइमेक्टिक बार बनती है, कोई भी वॉल्यूम का कंफर्मेशन आ जाए तो वो भी कंफर्म ऐड कर लेंगे आप। उसके अलावा एक आपको मैंने ट्रेंड लाइन पढ़ाई हुई है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए और बी का हाई ब्रेक हो गया, प्राइस टेस्ट पे आई, तो ये आपका टच नंबर सी है, टच नंबर 3 है, तो यहाँ पे दोबारा साइन बनता है, ये भी कंफर्मेशन है। ठीक है, तो यही ब्रेकर ब्लॉक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, यही आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ। Why there are very high volumes from start of day in gold today as compared to previous day? कोई पता नहीं, आज बहुत बड़ा वॉल्यूम है, आज वॉल्यूम्स बड़े आ रहे हैं, डेली का वॉल्यूम सबसे बड़ा हो गया जी आज। चलें जी, 15 मिनट में आए। अच्छा अच्छा, वॉल्यूम भी ऑन कर लेते हैं साथ। ये देखें, सॉरी 15 में नहीं, ये 5 में थी पहली एग्जांपल शायद। बनती हर जगह पे है, आपको मैंने कहा है कि एग्जांपल्स, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाए तो हूँ, बाकी जो उस पर पूरा उतरेगी आप उस जगह पे ट्रेड कर भी सकते हैं। ये देखें, ये अब अब्जॉर्प्शन कैंडल है, यहाँ पे देखें ना अब आप। अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनल है तो एक्सटर्नल है। एक दिन मुझे मैसेज आया था कि आपने इंटरनल पढ़ाया, एक्सटर्नल तो बताया नहीं, पीछे से एक्सटर्नल बुलिश था, या रूल सबके सेम है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, वो भी साथ ही समझने बेहतर है। देखिए, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है जी, अब ये H1 है, ठीक है, 1 घंटे का ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ये ले। अब अगर आपको ये लगता है ना कि हमें तो ट्रेड यहाँ से करनी चाहिए, यहाँ से, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ये H1 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, H1 की लिक्विडिटी है। लेकिन दरमियान में क्या होगा, दरमियान में मुमकिन है 4 घंटे प्राइस ये करती रहे। अब आप आ जाए छोटे टाइम फ्रेम पे, वेव वेव लग गई, यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई H1 की। H1 की रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, यानी आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, H1 की रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, 5 मिनट में प्राइस ये काम शुरू कर देती है। 5 मिनट में, 3 मिनट में, तो ये क्या है, अब यहाँ तक प्राइस पहुंची है, यहाँ से प्राइस हुई है बुलिश, इसने अपना जो आखिरी हाई था उसको ब्रेक कर दिया, ये इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपने दोबारा ट्रेड ले ली ब्रेकर ब्लॉक से, यहाँ पे कोई साइन बन गया VSA का या कोई भी चीज़ बन गई, आपने यहाँ से दोबारा ट्रेड कर ली, तो मैं तो यही कहूंगा यहाँ से बाय कर लें। अब वो मसला ये होता है, वो समझते हैं कि ये तो इंटरनल है, इस पे कैसे ट्रेड पे बाय करें। तो आपने देखना है कि H1 बुलिश है, M5 बेरिश है, बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है, छोटा बेरिश है, तो अभी वेट करें। जैसे ही छोटा भी बुलिश हो जाए, छोटा टाइम फ्रेम भी बुलिश हो जाए, या अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके साइन दे दे, अगर नहीं भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो भी साइन दे दिया बुलिश का, क्योंकि हर दफा पूरी रिट्रेसमेंट नहीं होती, इसने यहीं पे साइन दे दिया इस जगह पे, वॉल्यूम का साइन, तो यहाँ से बाय कर लें। ठीक है, अगर आप इस तरह रहेंगे ना कि नहीं एक्सटर्नल पे आए तो फिर हम करेंगे, तो एक्सटर्नल पे आते आते तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो आपको ट्रेड बहुत ही कम मिलेंगी। अभी भी VSA में ट्रेड्स कम होती हैं, उतना नहीं होती कि बंदा सारा दिन ट्रेड करता रहे। तो आप यहाँ से बाय कर लें। अब इसमें क्या हमने देखा कि बड़ा टाइम फ्रेम भी बुलिश और छोटा टाइम फ्रेम भी बुलिश हो गया, जैसे ही बुलिश होंगे अब आप जैसे ही साइन बनता है बाय करते रहें, इस तरह चलेगा ऊपर। इसी को आप 1 आवर में कंसिडर करेंगे तो यही चीज़ दोबारा बन जाएगी, ये इस तरह। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें इस जगह पे, इसलिए मैंने बात इसलिए समझाई है कि अब इसको छोड़ें कि स्ट्रक्चर में क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, 5 मिनट पे कोई इंटरनल एक्सटेंशन उस तरह नहीं है। 5 मिनट पे ट्रेड बनती है, साइन बनता है, आपको पता है H1 बुलिश है, जैसे ही बुलिश साइन बनता है बाय कर लें। अब यहाँ पे देखें इस जगह पे,
ये हमारी रेजिस्टेंस बन रही है जी। एक ही जगह पे बन रही है, यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम ये आ रहा है। अब इसका दूसरा फायदा सुनना है क्या है। यहाँ पे आपको कोई पीछे पूरी रेंज में इसके अलावा सेल का बड़ा वॉल्यूम नहीं मिला। इसके अलावा सेल का बड़ा वॉल्यूम तो कोई नहीं है। ठीक है। अब सेल का बड़ा वॉल्यूम उसका ब्रेकआउट हो रहा है इस कैंडल पे। ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है, सिनेरियो वन। लेकिन सिनेरियो वन वैलिड नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, सिनेरियो वन अभी वैलिड नहीं हुआ ना। अब दोबारा समझे, साथ साथ चीजें रिपीट भी हो रही है क्योंकि अब तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है। सिनेरियो वन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, ये इसका ब्रेकआउट तो हो गया। लेकिन मैंने आपको मना किया था पहले ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं है। ठीक है, हाँ अगर कोई बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, लिक्विडिटी स्वीप करके। ये जो स्विंग की लिक्विडिटी थी इसको स्वीप करके आ रहा है यहाँ पे। आपको मैंने बताया था कि अगर लिक्विडिटी इन्वॉल्व हो जाती है ना, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके बड़ा वॉल्यूम आया है, तो फिर आप पहले पे भी ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये बात आपको समझाई हुई है डिटेल से। तो यहाँ से बाय बनती है, लेकिन सिनेरियो वन है, आप रुक गए एहतियातन। अब क्या करना था कि प्राइस वापस अंदर आए, ये अंदर भी आ गई। ये देखें, क्लाइमेक्टिकेशन बार के अंदर आ गई, अंदर आने के बाद दूसरा ब्रेकआउट दे। ये दूसरा ब्रेकआउट है। अब पहला ब्रेकआउट अगर मोमेंटम से हो चुका है, ठीक है, तो पहले आपको ये बताया कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, पहला ब्रेकआउट मोमेंटम से हो गया, आप यहीं से बाय कर लेंगे। लेकिन अंदर आती है, अंदर आने के बाद अब इस दफा जो ब्रेकआउट है वो बड़े वॉल्यूम से हो रहा है, ये वाला। अब आ गई है हमें कंफ्यूजन कि अब हम क्या करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बाय। अब ये नो डिमांड भी नहीं थी क्योंकि इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से छोटा नहीं है। नो सप्लाई, ठीक है, नो सप्लाई भी नहीं बन रही। वरना यहीं से हम यही सोच के करते कि नो सप्लाई आ गई है, लेकिन पिछली दो कैंडल से छोटा वॉल्यूम तो नहीं है। अब आ गई कंफ्यूजन। तो अभी आप अगर रुक जाते हैं, अगर रुक जाते हैं तो फिर आपको एक और चांस मिलेगा। अभी समझे मैं क्या समझा रहा हूँ। ये बड़ी ढूंढ की एग्जांपल ऐसे निकाली है, इतनी पुरानी नहीं है तो ये शायद आज थोड़े दिन पहले की है, कब की है, 7 तारीख की है, कल की है। ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो कंफ्यूज करने वाला ना, क्लाइमेक्टिक बार तो बन गई, लेकिन बन रहा है सिनेरियो वन। अब सिनेरियो वन पे कर तो सकते हैं सूरन, इसकी वजह से, लिक्विडिटी की वजह से। लेकिन फिर भी डेंजरस है, आप रुक गए। रुकने के बाद प्राइस नीचे आई, दोबारा ब्रेकआउट हुआ, चीजें पूरी हैं, सब कंफर्मेशन पूरी हैं, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम होना चाहिए था लो। अब आप फिर रुक गए, दोबारा ट्रेड नहीं की। ये आपके पास स्ट्रक्चर लेवल आ रहा है प्रीवियस, ये वाला, या ये वाला पूरा कर लें। ठीक हो गया जी। इसमें अब क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पे आके एक और ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। अब अगर आप देखें तो ये तो रूल रह गए पीछे, ये तो आप ट्रेड मिस होगी ना यहाँ से तो। लेकिन यहाँ पहुंच के आपको एक और कंफर्मेशन मिल रही है कि जो आपकी रेजिस्टेंस थी, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुई थी, उसका सबसे बड़ा वॉल्यूम टचेस पे कौन सा है, वो ये है। ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो जाए लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल के साथ, ये अब्जॉर्प्शन कैंडल है। अब उम्मीद है कि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि यहाँ से ट्रेड मिस हो गई थी, वरना तो यहीं से लेनी चाहिए, रिकमेंडेड ये जगह है। यहाँ से मिस हो गई थी, लेकिन लेनी तो थी ट्रेड, या देखना था कि कोई और मौका मिले। तो दूसरा मौका आपको मिल रहा जरूर है, लेकिन वो ऊपर जाके मिल रहा है काफी। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन कैंडल के बाय जोन है, ये आपका बाय का लेवल है, यहाँ से आपने बाय करना है। अब आगे बात ये कि एब्जॉर्प्शन कैंडल जब बन गई है तो प्रीवियस लो कौन सा आ रहा है, क्या ये लो वैलिड है पीछे वाला, ये बताएं। जब प्राइस ने ये चीज बनाई है और ये एब्जॉर्प्शन कैंडल बना दी इस जगह पे, तो क्या जो लो बन रहा है पीछे, ये वैलिड है कि इनवैलिड है। गलत जवाब कोशिश करें कि ना दें, क्योंकि अब आपको टाइम हो गया ना पढ़ते हुए चीजों का। बहरहाल दें जवाब फिर भी। सॉरी, अब करें। यार स्ट्रक्चर भी आप लोगों का काफी वीक है, काफी लोगों का, ये नहीं सबका नहीं कह रहा। ज्यादा लोगों ने कहा है वैलिड है। ठीक है, उनका जवाब ठीक है। जिन्होंने कहा इनवैलिड है, आपके पास की वजह है इसको इनवैलिड कहने की, क्यों इनवैलिड है। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए अब। यहाँ पे चूंकि ब्रेक नहीं हुआ स्ट्रक्चर, ये वाला, दोबारा जवाब दें एक दफा, वैलिड है कि इनवैलिड है। इस सवाल में कंफ्यूज हुए हैं भाई साहब, क्योंकि इसमें काफी सारे, इसमें मिक्स जवाब आ रहा है, वरना आपका ए वन साइडेड होते हैं आमतौर पे आपके जवाब। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, मैं इसमें हल्का सा बोल गया था फिर। अगर यहाँ पे इस जगह पे मैंने इसलिए पूछा कि वैलिड आपके पास रीजन है, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखें ना, तो यही हाई लगा हुआ था हमारा। ठीक है। अब ये जो हाई लगा है ना, अब इसमें होता क्या है कि ये रिट्रेसमेंट आई जरूर है, ये देखें, ग्रीन कैंडल में एक रिट्रेसमेंट आई है, इसका लो भी ब्रेक हुआ है। लेकिन मसला ये है कि ये प्रीवियस हाई तो ब्रेक नहीं हुआ था अभी तक, ये हाई तो अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ।
ठीक है, जब ये हाई, स्ट्रक्चर तो यही है ना, स्ट्रक्चर हाई तो आपका यही चल रहा है, ये आपका हाई है, ये आपका हाई था पहले, दोनों समय में एक ही जगह पे बने हुए हैं। तो आपको मैंने बताया कि जब हाई ब्रेक होता है ना, कंफ्यूज ना हुआ करें, पीछे यहाँ पे ना देखा करें, इस जगह पे आप ये देखा करें, जब हाई ब्रेक हुआ, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, सबसे लो पॉइंट कौन सा था, तो वो ये था। बात समझ आ गई आपको? अभी आपको मैं कहता कि ये इसका स्टॉप लॉस है जी, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट आ गई थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें, तो ये गलत है, मुमकिन है कई दफा प्राइस नीचे आ जाती है। समझ आ गई? अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंफर्म लो कौन सा है, तो ये लो कंफर्म है आपका। ये लो क्यों कंफर्म है, कि जब आपका हाई ब्रेक हुआ था ना, हाई जब ब्रेक हुआ, तो सबसे डीप पॉइंट पे आ जाए, सबसे डीप पॉइंट जो है उसको मार्क कर लें, ये आपका हायर लो है, ऊपर पीछे पता नहीं ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही, जो भी है, हम तो इस सिनेरियो को देख रहे हैं, हमें नहीं पता पीछे क्या है। इस सिनेरियो में जब ये हाई, इसका स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हुआ है, तो स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होने के बाद सबसे डीप पॉइंट ये था आपके पास, इसको आपने मार्क करना है, ये आपका लो है। एब्जॉर्प्शन कैंडल बनने के बाद ये वाला लो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं कह रहा था कि ये एग्जांपल बहुत ढूंढ के और बहुत तरीके से हमने फिर निकाली है 5 मिनट पे, ताकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। पहले ये दिखाया कि क्लाइमेक्टिक बार तो बन गई, लेकिन ट्रेड नहीं कर सके किसी कंफ्यूजन की वजह से, अव्वल वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चले हो गई, तो हमने ट्रेड छोड़ दी। उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन कैंडल बन गई, तो पहला चांस यहाँ से मिस हुआ, दूसरा चांस मार्केट यहाँ से दे रही है। अब आ जाता है मेन चीज के, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो स्टॉप लॉस अब आपका इसका लो पे आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस लो इसका बनता है ना, स्ट्रक्चर लो, उस तक मार्केट नहीं आती। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको अब आप यहाँ से मार्क करें कि कितने पिप्स बनते हैं इस जगह से। ये बना जी 118 120 पिप बन रहे हैं। ठीक है जी, 118 120 पिप बन रहे हैं, तो या तो रिस्क छोटा कर लें, छोटा रिस्क के साथ आ जाए, वरना इस चीज में एक और चीज भी आपको मैंने समझाई हुई है। देखिए ना, दो ऑप्शन है मैं आपको दे रहा हूँ, एक ये कि आप यहाँ से ट्रेड करें, 100 120 पिप का स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे, और ट्रेड को चलने दें, फिर चली तो है ही, जाहिर है। अब सुनने दूसरा ऑप्शन ये है कि जब इसने ब्रेक किया, इस एक एग्जांपल में बहुत सारी चीजें हैं लर्निंग के लिए हवाले से, इसको हम इंशाल्लाह उधर डिस्कॉर्ड पे भी आपको मैं दिखाऊंगा। जब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, तो आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रक्चर या एफईजी, इसके हवाले से एक चीज बताई थी कि कौन से वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर ब्लॉक। तो आपको बताया कि जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर की क्लासेस देखिएगा, ऑर्डर ब्लॉक की भी देखिएगा, कि जब कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसके नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होगा, वो बहुत स्ट्रांग होता है। यानी ये चीज बनी, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इस स्ट्रक्चर की जो लाइन यहाँ पे लग रही है, जो ब्रेक हुई है, उसके फौरन नीचे, ऊपर भी कहा था मैंने, लेकिन ऊपर वाला कम स्ट्रांग होता है, उसके फौरन नीचे यहाँ पे जो एफ बनता है, और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मैं लिख देता हूँ OB प्लस एफ, यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, जब प्राइस इसको ऊपर जाकर टैप करती है, तो फिर यहाँ से उठती है दोबारा। ये साइन होता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एफईजी, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि उसने स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले एफईजी बनाया है। एफईजी तब बनता है, फेयर वैल्यू गैप, जब यहाँ पे इतने बल्क ऑर्डर्स लगते हैं कि प्राइस को रिट्रेस करने का मौका नहीं मिलता, और तेजी से प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, तो जब वहां पे टेस्ट करने आएगी दोबारा, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। ये, अब अगर आपने यहाँ से ट्रेड ले ली है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैंडल पे फौरन से ट्रेड बनती है, ले भी ली है, तो अब आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे भी आ सकता है छोटा करने के लिए, अब आपका स्टॉप लॉस तकरीबन आधा हो जाएगा। मैंने इसलिए उसने पूछा था कि स्टॉप लॉस यहाँ पे या यहाँ पे ये वैलिड है कि नहीं, ये सारी बात समझाने के लिए, कि अब अगर आपने स्टॉप लॉस छोटा करना है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन आ गई है, ये वाली। एब्जॉर्प्शन कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस बनेगा ये, लेकिन ये काफी बड़ा भी बन रहा है, और ये गैर जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर इसने इसका ये ब्रेक कर दिया, तो मुमकिन है प्राइस एक वीक नीचे लगा ले, तो आप स्टॉप लॉस अब यहाँ पे रख सकते हैं। इसकी वजह यहाँ पे क्यों रखने की है, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, और कहाँ बना है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लेवल के बिल्कुल नीचे, और वो आपने देखा भी है कि असल ट्रेड चली ही यहाँ से, देखें फिर। तो ये है एब्जॉर्प्शन कैंडल, और ये इसको ट्रेड करने का तरीका। आप चाहें तो यहाँ पे ये 1:1 दे रही है, देखें, ये ना, आपको मैंने क्या बताया कि जब प्राइस अपना कोई साइन बना देती है ना, अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो आप इसके पिप्स पे चले जाएं। 5 मिनट के पिप्स बनते हैं 30 पिप। अगर विद द ट्रेंड है, तो फिर आप 1:1 पे जाके पहली प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करेंगे। 1:1 के बाद अगर आपको ये देखें ना, 5 मिनट का आपको अगर साइन मिल रहा है, और 5 मिनट का साइन आपको इस जगह से 70 पिप्स दे रहा है पूरे। ठीक है, अपनी रेंज से डबल पिप्स दे रहा है, मुझे 70 पिप्स आ जाए, तो मैं दोबारा शायद उस दिन ट्रेड ही ना करूं फिर। समझ आ गई जी? इस एग्जांपल में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है अभी, शायद और उस पर थोड़ी सी नजर दौड़ाए, कोई और चीज भी नजर आ जाए। ये देखें, लिक्विडिटी भी इन्वॉल्व होगी यहाँ पे, तो लिक्विडिटी का सेटअप था यहाँ पे, इस जगह पे। और क्या है यहाँ पे, ये देखें, ये है, लेकिन ये अभी हम, ये फेल हो गया, इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी देखिए ना, ये कल आपको क्या बताया था, इसी सेटअप में एक और चीज नजर आ रही है, नो सप्लाई है, ये भी नो सप्लाई है,
नहीं चली, इनका हाई भी, इस वाले का तो हाई भी ब्रेक हुआ है। क्यों नहीं चली? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि नो सप्लाई से पहले ये वाली कैंडल चाहिए होती है, बड़े वॉल्यूम वाली, स्ट्रॉन्ग पहले कैंडल बने सेल की, फिर नो सप्लाई आए, फिर हाई ब्रेक हो तो यहीं से बाय कर लें। कल परसों ये पढ़ा है ना हमने। तो इस एग्जांपल में ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसकी समझ आई है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो करें, क्योंकि बाकी एग्जांपल्स तो मैं आपको अभी आपकी नज़र से गुजार दूंगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो करें, क्योंकि ये परफेक्ट एग्जांपल है इसकी। लिक्विडिटी पीओई होता है, बिल्कुल ठीक होता है जी। अच्छा, नो क्वेश्चन नहीं है जी। ठीक है, बिलाल अहमद साहब आपको बताते हैं जवाब इसका भी। अब थ्रस्ट भी है, अब थ्रस्ट कहाँ पे है जी? ऊपर जाके बना ना वो तो। अच्छा हाँ, वो भी है, इसी है तो इसी एग्जांपल का हिस्सा, ठीक कह रहे हैं। डिड यू टेक दिस ट्रेड? सुबह 5 बजे मैंने नहीं की होगी, शायद बहुत से लोगों ने की हो। मैंने नहीं की थी ट्रेड। चलो जी, मैं जरा एक दफा मैसेज पढ़ लूँ अब। अच्छा, चलिए जी, पहले ये सुने कि आज जो बाइंग क्लाइमेक्स बना था वो क्यों नहीं चला। उसको फिर एंड पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं चला। सिंपल सी वजह है कि अगेंस्ट द ट्रेंड है। अगेंस्ट दैट मैंने आपको सेल का बताया ना लाइव में भी, कि सेल होगी प्राइस। हमने तो इसीलिए, वो आतिफ ने मुझे बताया था कि हम निकलना चाह रहे हैं। तो ठीक है, उससे निकल के मेरा ख्याल है ठीक ही किया, क्योंकि एक तो फ्राइडे है, दूसरा ये कि वो एक साइन फौरन से हमारे अगेंस्ट बन गया 3 मिनट्स का। तो जब आपके अगेंस्ट साइन आ जाए तो बस निकल जाए फौरन से फिर। वैसे एक बात बताऊँ आपको, वो ये है कि 15 मिनट की ट्रेड को देखना भी 15 मिनट के हिसाब से चाहिए, लेकिन मसला ये है कि फ्राइडे को जब मार्केट ऑफ होती है और फिर मंडे को ओपन होती है, तो 2 दिन में, खास तौर पे आजकल ट्रंप कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है, किसी और जगह से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि मंडे को आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपने पिछले दिनों शायद देखा कि नहीं देखा, 500-500 पिप्स का गैप अप आया है। 500 पिप्स का गैप अप, गैप डाउन, 300-300 पिप्स का गैप डाउन। तो ऐसे में फिर आपकी ट्रेड का बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी का। इसलिए फ्राइडे को बस जल्दी क्लोज, हम भी कोशिश करते हैं कि 9 बजे, 9:15 इसके बाद ट्रेड ना हो। तो ये वजह थी अगेंस्ट द ट्रेंड है। अब थ्रस्ट भी है, अब थ्रस्ट भी देख लेते हैं। टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग ओबी या एफएजी शो हो रहा होता है, लेकिन इसको चेंज करें तो वो विक शो हो रहा होता है, जैसे 4H1। यार आपने देखना ना, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ना आपने किसी एक चीज़ पे मुतमईन हो जाना है। ये बात गौर से सुने, हमारी वीएससी की लास्ट क्लास है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों को, हर चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर आपके पास 1 मिनट का सेटअप बन गया और आप 1 मिनट पे काम करते हैं, ठीक है, या आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 मिनट का जैसे ही कंप्लीट हो रहा है ना, आपने कल परसों देखा होगा लाइव में, मैं जब आता हूँ 5, 5:15 बजे, पिछले दिनों आतिफ नहीं था, मैं जल्दी आ रहा था जरा, तो जैसे ही सेटअप बना था 1 मिनट का ले लिया, एक दफा स्टॉप लॉस हिट हुआ, साथ ही उसी टीपी ने हमें डबल का रेशो का प्रॉफिट भी दे दिया। तो 1 मिनट का कंप्लीट है, 1 मिनट पे ले लें, यहाँ से आप ट्रेड ले लें 1 मिनट पे। अगर आप 1 मिनट में करते हैं, देखते हैं तो उसकी वजह क्या है कि अगर 1 मिनट में बन रहा है तो आप फौरन से चले जाएंगे कि 5 मिनट में क्या हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट में वो आपको कहेगा कि नहीं है बाय, 1 मिनट में बाय बन रही है, 5 में वो कहेगा जी बाय तो नहीं है, तो आप रुक जाएंगे, और ये आपके जो 25-30 पे पाने थे वो आपके नहीं आएंगे, क्योंकि आपको 5 मिनट ने कंफ्यूज कर दिया। 5 मिनट में सेटअप बन गया, आपने फौरन से जाके देखा जी मैं जरा देखूं कि हम 30 में क्या हो रहा है, वहां पे भी बाय है, वहां पे भी कोई चीज़ नहीं नजर आ रही आपको। जब कोई चीज़ नजर नहीं आ रही तो आपकी ये 5 मिनट की ट्रेड आप लेंगे नहीं, ले लिए तो आपसे जैसे $4 आएंगे आप बंद कर देंगे कि नहीं यार ये नहीं, M30 तो कुछ और बता रहा है। तो इस चीज में अगर आप करेंगे ना, M30 पे जाएंगे तो फिर H1 कुछ और कह रहा है, H1 पे जाएंगे तो डेली कुछ और कह रहा है। तो आपके पास जो सेटअप रेडी है वो पकड़ लें, उसके पिप्स लें, सेव करें ट्रेड को, फिर बंद कर दें बेशक। समझाई? तो एक टाइम फ्रेम पे आपने, यानी एक पेयर पे अगर आप 1 आवर 5 मिनट देखते हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 1 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जैसे 1 आवर पे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 मिनट पे यहाँ पे बाय का साइन बन रहा है, तो बेस्ट है ना, बेहतरीन है। ये तो आपका वैसे बुलिश है, 5 मिनट भी बुलिश साइन बना रहा है, तो जाएं बस। फिर यहाँ पे आके 4 आवर नहीं देखना, मंथली नहीं देखना। हम मंथली पे देखते हैं ना, तो देखने के बाद वो सिर्फ अपने शौक के लिए टाइम भी गुजर रहा होता है, और दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। लेकिन 5 मिनट मंथली के अगर हम देखने लग जाएं, उसी पे फोकस करने की, यार ये तो सेल होने वाला है, तो फिर तो हम बाय कर ही नहीं सकते। तो आपने देखना है कि आपके जिस टाइम फ्रेम पे सेटअप रेडी है उस पर ट्रेड ले लें। पीओए की एक लाइन से मार्क करना है या कोई जोन मार्केट, हम एक लाइन से ही करते हैं। लिक्विडिटी में देखते हैं, देखें अगर आप पीओआई कहते हैं कि जी ये आपके पास एफईजी है, ठीक है, ये पता नहीं हम कहाँ फिर रहे हैं, एग्जांपल कौन सी है मुझे नहीं पता। ये कोई आपके पास वैसे मेरे सामने आ गया, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अब ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन एफईजी से प्राइस उठती है ना, रिजेक्ट रिजेक्ट करती है, तो यहाँ पे आप पूरा जोन मार्क करेंगे।
लेकिन लिक्विडिटी के लिए आप सिर्फ एक लाइन मार्क करेंगे, किस लाइन के नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। लिक्विडिटी आपकी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे से। मंडे ट्यूसडे की जो क्लास है उसमें रिस्क मैनेजमेंट पढ़नी है, तो फिर आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जब 5 मिनट पे अब्जॉर्प्शन कैंडल बने एंड 1 मिनट पे आरएसआई ओवरबॉट में हो तो क्या करें, मैंने काफ़ी नोट किया है वो सेटअप फेल हो जाता है। 5 मिनट पे अब्जॉर्प्शन कैंडल बन रही है तो 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड करें, और 5 मिनट के लो के हिसाब से उसका टीपी वो स्टॉप लॉस लगाएं। अच्छा जी। इफ कैप इज अ बिग डॉजी कैंडल, कैन वी प्लेस ट्रिगर लाइंस एट द बॉडी। अगर तो इस तरह की बन गई है ना, इस तरह की बन गई है, तो इस पे तो आप लगा ही नहीं सकते, इस पे कहाँ लगाएंगे। ये 10 पिप की बनेगी टोटल बॉडी, तो इस पे फिर आप बस ऊपर वाली लगाएं नीचे वाली लगाएं, तीसरी ट्रिगर लाइन की जरूरत नहीं है फिर। जी 2 बार रिवर्सल भी है इसमें बिल्कुल। सर ए बी कैंडल इज इक्वल टू एम कैंडल। पता नहीं जी। अच्छा, पिप्स अगेंस्ट द ट्रेंड लेना है टारगेट, अगेंस्ट द ट्रेंड पिप्स का टारगेट लेना है बिल्कुल। आगे है जी, इफ वी मार्क पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन 1 आवर एंड प्राइस रीचेज देयर वी शिफ्ट टू M5 and wait for BUS, then wait for BB, breaker block or order block, then entry. Now what our target? आई थिंक अवर टारगेट इज H1 स्ट्रक्चर लेवल। बिल्कुल ठीक है। अगर आप H1 के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सारी गेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की है, सारी गेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की है। अगर आपके पास H1 का टारगेट ये आपके पास H1 का स्ट्रक्चर है, ये लें जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर, ये H1 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसका डीप लो। अच्छा जी सॉरी, यहाँ पे डिस्कनेक्शन थे एक, वो चैट तो मेरे सामने से हट गई है। बहरहाल चलें, मेरे ख्याल क्वेश्चंस हो चुके थे कंप्लीट। अभी हम मजीद एग्जांपल्स भी देखते हैं। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? एक दफ़ा कंफर्म कर दें करनी दोबारा से। चलें ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको बता ये रहा था कि सारी जो गेम है ना वो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये H1 का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। H1 के स्ट्रक्चर में ये आपका एक लो बन गया, ये डीप लो आ रहा है, ये इसका एक ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है, ये इसका एक ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है, दो बन रहे हैं, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बन रहा है और एक इधर इंटरनल स्ट्रक्चर का बन रहा है, ठीक हो गया। अब प्राइस आती है इस जगह पे, यहाँ से आपको साइन बना देती है इस जगह पे, तो ये H1 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, H1 का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। यहाँ पे 5 मिनट में आपको बाय मिल रही है तो उसका स्ट्रक्चर लेवल ये है। तो ये H1 के हाई तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिंक हो गई है ना चीजें। H1 का मुंह ऊपर था, M5 का भी ऊपर हो गया। अब क्या मतलब हुआ कि कहाँ तक जाएगी प्राइस दोबारा H1 के लिक्विडिटी लेवल तक, H1 को टॉप तक टेस्ट करने के लिए। समझा गया। अब अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो ये और भी अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मजीद स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे। यहाँ से आपने बाय किया तो H1 जहां से प्राइस गिरी है, मैं ये कहता हूँ स्ट्रक्चर लेवल तक जाने दें। समझ आ गई, लेकिन ट्रेंड आपका बुलिश होना चाहिए स्ट्रांगली। चले और एग्जांपल्स देखते हैं जी अभी। अच्छा ये भी हो गई, ये एग्जांपल देखें अब। ये आज ना मैंने बल्कि स्टूडेंट से निकलवाई हैं एग्जांपल्स भी, उन्होंने कहा है कि अब आप वो आए हुए थे वैसे भी, उन्होंने मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा सा चीज़ें पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे देखें इस जगह पे, ये एक्सटर्नली अगर आप देख रहे हैं M15 में, ठीक है, ये M15 का लो बना। उसके बाद ये आखिरी जो सही बाय सेल की एंड वो ये है, यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, एक हाई लगा और प्राइस ने फिर ड्रॉप दे दिया। ये देखें क्या चीज़ बनी है, ये चीज़ बनी है ये। अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे हो रहा है या मोमेंटम शिफ्ट जो भी हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आपने देखना है किस कैंडल से हुआ। इसका हाई जो ब्रेक हो रहा है तो हाई तो बड़े 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 वॉल्यूम्स हैं हाई के तो, ठीक है। अब इनके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेक्टिकेशन बार कौन सी बन रही है, ये वाली, ये क्लाइमेक्टिकेशन बार है ये वाली। तो इस सूरत में आपने बाय कहाँ से करना है, इस सूरत में आप बाय करेंगे, ये क्लाइमेक्टिकेशन बार है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है। देखें पहले लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद प्राइस ने यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया, हाई जब ब्रेक हुआ तो लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल से हुआ। तो एक्चुअली आपकी बाय यहाँ से बनती है इस जगह से, यहीं से आपको बाय कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका डेफिनेट लो पे आ जाएगा और आप इसको होल्ड करेंगे फिर स्ट्रक्चर लेवल तक कम से कम। अब ये जो सिनेरियो बन रहा है, इस सिनेरियो के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा सिनेरियो है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का, ये कौन सा सिनेरियो बना है? खासतौर पे बैच 41 वाले अब बताएं ज़्यादा। सिनेरियो 3 बन गया है, ये इंतहाई स्ट्रांग है और ये हमारा 95% एक्यूरेसी वाला सेटअप है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, ये आपका बाय था। लेकिन अगर यहाँ से मिस हो गई है तो दूसरा चांस आपको मिल रहा है मार्केट में इस जगह से, एब्जॉर्प्शन कैंडल से, जब ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ
और ये मोमेंटम कैंडल बन गई, मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम, तो फिर ये दोबारा से बाय है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि मुझे यहाँ से बाय करते हुए वैसे ही मसला आता है, साइकोलॉजिकली मैं यहाँ से टॉप से बाय नहीं कर सकता, मैं कोशिश करता हूँ प्राइस नीचे आए। अब आपने नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है कि क्या आपके पास कोई अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इन जगहों पे। चलिए उसको देख लेते हैं एक दफा। हाँ जी, ये एक जगह थी, यहाँ पे एफवीजी है, ठीक है। उस एफवीजी से भी प्राइस ने एक दफा रिजेक्शन दी, लेकिन जाहिर है फिर भी नहीं ब्रेक कर पाई। फिर प्राइस नीचे आई, ये जो स्विंग बना था छोटा इंटरनल, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और रेंज करना शुरू कर दी। तो ये रेंज असल में एब्जॉर्प्शन कैंडल की नहीं हो रही, ये रेंज हो रही है असल में इस सेटअप की, इसकी। ऐसा नहीं होता कि फौरन प्राइस नीचे आई, फौरन हाई ब्रेक किया और बस शूटर लग जाएगा, ऐसे नहीं होगा। प्राइस फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देती है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप काफी बड़ा था। ये देखे ना कितनी ऊपर से प्राइस ने ड्रॉप दिया था, तो जितना ड्रॉप आएगा फिर वो सेटअप कंप्लीट होने के बाद एक्यूमुलेट करेगा। पूरी रात ये सेटअप जैसे चलता है, देखें 12 बजे को स्टार्ट हुई है रेंज, और ये सुबह 6 7 8 9 अगले दिन शाम तक रेंज करती रही है प्राइस। लेकिन जैसे ही फिर कोई न्यूज़ वगैरह आई है उस टाइम पे इसने चल दिया। अब इसमें मसला ये होता है, वो सभी समझते हैं कि यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये तो बहुत बड़े वॉल्यूम से हुआ है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम से हुआ है, तो ये अब्जॉर्प्शन कैंडल नहीं है, इस पे आपने काम नहीं करना। आपकी अब्जॉर्प्शन कैंडल ये थी, इसके बाद बेशक बड़े वॉल्यूम आते रहे, छोटे वॉल्यूम आते रहे, कोई मसला नहीं है। ये सेटअप आपका कंप्लीट है पूरे, आपके जो आपके रूल्स हैं उन रूल्स के हिसाब से कंप्लीट है यहाँ से। तो आपने यहाँ से ट्रेड लेके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और छोड़ना है फिर इसको। 1:1 तो कम से कम लेना, वरना इसके टारगेट्स बड़े होते हैं, यहाँ तक इसका पहला टारगेट कम से कम है, ठीक है। वो फिर इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर और ऊपर निकल गई। तो ये एब्जॉर्प्शन कैंडल की एग्जांपल है। और पीछे अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे सेल की एग्जांपल देखें। अब देखें ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे प्राइस ने, चलें इसको हम पूरी को रेंज मान लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसने ये लगाया, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा, फिर ऊपर गई, यहाँ ये चीज़ इसको हम एक ही वेव मान लेते हैं, यानी यहाँ पे एमएस किया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पे इस जगह पे जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ये देखें। तो ये कौन सी बार है हमारे पास, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का पहले लो ब्रेक हुआ, अब हम इस इंतजार में होते हैं कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का लो ब्रेक हो, और लो ब्रेक होने के बाद प्राइस ने सपोर्ट बना दी ना। इससे ऊपर तो सपोर्ट कोई नहीं है, पहली सपोर्ट ये बन रही है, ये पहली सपोर्ट बन रही है, ठीक है। तो क्लाइमेक्टिक बार ने लो लगाया, लो ब्रेक किया, उसके बाद अब इसको हाई ब्रेक करना चाहिए था। अगर ये हाई ब्रेक कर देता हम यहाँ से बाय कर लेते। इसलिए मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम आपको जो ट्रेड देगा वो एक्यूरेट होगी, या ट्रेड देगा ही नहीं। तो ये तो इसने ट्रेड नहीं दी बाय की, बाय तो करवाया ही नहीं। बाय तब कंफर्म था जब ये अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होती, वो ब्रेक नहीं हुई, प्राइस ने थोड़ी सी रेंज की, रेंज करने के बाद दोबारा सपोर्ट बनाई, बेशक एक कैंडल से बनाए, और फिर ब्रेक कर दिया इस पूरे जोन को। इस पूरे जोन को इसने ब्रेक कर दिया इस कैंडल से। अब इस कैंडल में एक मसला आ रहा है कि ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, रिजेक्शन आ रही है नीचे, तो मोमेंटम कैंडल से सेल नहीं करेंगे। प्राइस दोबारा नीचे आई, और इस वाली का जो दूसरी सपोर्ट बनाई थी दोबारा इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल पे। इसमें सब शर्तें पूरी हैं, वॉल्यूम भी लो है और कैंडल भी मोमेंटम है। अब मैं हटा के दिखाता हूँ आपको, अब देखें जरा। ये देखें, यहाँ पे पहले ब्रेक हुई है ना, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इस पे क्यों नहीं कर रहे, मोमेंटम कैंडल नहीं है। तो शर्तें पूरी रखनी है, इसमें तो आधी विक आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट ये बन गई है, क्योंकि इस सपोर्ट के बाद ये प्राइस ऊपर गई है ना। अब जब इसने ब्रेकआउट किया दोबारा, इस पे कर लें या इस पे कर लें, ये बेस्ट कैंडल है। इस पे भी ठीक है, अगर सीधी लाइन लगाऊं तो शायद इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो इस पे भी ठीक है, ये भी लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल है, ये भी लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल है। तो इसने मेरा ख्याल है जो अहमद ने जो लगाया हुआ है वो इसी पे लगाया हुआ है, इसी पे सेल किया हुआ है। ऊपर इसका स्टॉप लॉस आएगा। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा वो समझ रहे हैं। स्टॉप लॉस आता है जो भी एब्जॉर्प्शन कैंडल बनती है ना, ये एब्जॉर्प्शन कैंडल बन रही है उसके ऊपर जो भी हाई लगा हुआ होता है, प्रीवियस हाई अभी आपको बताया था, तो इसी प्रीवियस हाई के ऊपर ये प्रीवियस हाई आ रहा है इसका, ये आखिरी सेल की कैंडल है, इसका हाई ये ब्रेक किया इसने, प्राइस नीचे आ गई। तो आखिरी जो हाई लगा हुआ है उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख देंगे। 1:1 कम से कम आप लेंगे। बाकी चूंकि ट्रेंड इसका बेरिश हो गया है, ताज़ा ताज़ा स्ट्रक्चर ब्रेक हुए हैं 15 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड की बात करो, मेन तो है ही बुलिश। तो अब आप इसको होल्ड करना चाहें तो ट्रेड को यहाँ पे ब्रेक इवन करने, अगर आप ब्रेक इवन करेंगे ना 1:1 के बाद, ये देखें 1:1 के बाद ब्रेक इवन करेंगे, तो ये 1:1 देने के बाद इसने ब्रेक इवन कर दिया जाके हिट ऊपर। मैं इसलिए कहता हूँ कि 1:1 पे ट्रेड लेके आउट हो जाएं। आपने स्नैचिंग, आपने स्कैल्पिंग करनी है ना, ठीक है, अपने पिप्स लेने और आउट हो जाए। डेली टारगेट लेना है 1% 2%, तो आपको क्या 228 पिप्स में आपका डेली टारगेट पूरा नहीं हो रहा, वो लें और बस आउट। लेकिन होल्ड रखनी है ट्रेड जब तक आपके हक में चल रही है, ट्रेंड के साथ चल रही है। अच्छा जी, उसके बाद और देख लें।
क्योंकि अब मैं दिखाने को हूँ, वो लोग जो इस पे बात करते हैं कि इसमें वो कम है, रिस्ट रिवॉर्ड रेशो कम आती है। फिर अगर मैं भी लंबे लंबे जैसा यूट्यूब पे दिखाते हैं लंबे लंबे करके खींच के दिखा दूंगा, तो फिर यहाँ पे 1:10 आना शुरू हो जाएगी, फिर फायदा नहीं है ना, इतना अपने होल्ड तो करना नहीं है। करना चाहते हैं तो जरूर करें। ये सेम चीज़ यहाँ पे है, देखें। ये देखें, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका वॉल्यूम सिर्फ देखना होता है। ये जो रेंज में जो वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं ना, नीचे वाले को छोड़ें, जो रेंज में वॉल्यूम आ रहे हैं टॉप पे, जैसे कि ये वाला आ रहा है टॉप पे वॉल्यूम, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, आपकी ये रेजिस्टेंस थी, या ये आपका स्ट्रक्चर लेवल था। जब वो ब्रेक हुआ तो नीचे किस कैंडल ने ब्रेक किया? लो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल, यहाँ से बाय है। अब स्टॉप लॉस इसका कहाँ पे रखेंगे? इसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे जी, जो भी आपका पीछे लो बन रहा है, आपका लो कौन सा बन रहा है? ज़ाहिर है जब से इसको ब्रेक किया तो लो तो यही बन रहा है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, छोटा करने का तरीका क्या बताया आपको स्टॉप लॉस? कि दरमियान में कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मिल रहा है, दरमियान में कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मिल रहा है तो उसके नीचे कर लें, क्योंकि प्राइस ने अब इसको ब्रेक नहीं करना होता, बस यहाँ से ऊपर निकल जाती है। असूलन वैसे आता लो के नीचे ही है, मुझे आपको शुरू में एग्जांपल दी थी उसके हिसाब से। ठीक हो गया जी। अब आपने करना क्या है, मजीद इसकी इस तरह की एग्जांपल्स 5 मिनट में निकालना चाहते हैं, 1 मिनट में, मैंने आपको 15 में भी दिखा दिए, 5 में भी दिखा दिए। सेम रूल्स हैं, इनके रूल्स के साथ जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे करें, बेशक आप डेली पे करें। अब इस चक्कर में यहाँ पे आपकी सेल होनी कहाँ से होनी चाहिए थी? यहाँ से, इस जगह से। ठीक है, या सॉरी, बाय बाय आपकी इस जगह से बनती है। अब यहाँ पे देखें, ये देखें 15 मिनट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कितने पिप्स होते हैं? 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको 40 पिप्स देता है। ठीक है, 30, यानी 5 मिनट का हम कहते हैं कि 25 से 30 पिप्स हैं, 25 से 30। तो 15 मिनट के कितने होंगे? 30 से 40 पिप्स। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखें, ये बन गई आपकी क्लाइमेक्टिकेशन बार, ये रहे जी। क्लाइमेक्टिकेशन बार का ये लोअर ट्रिगर लाइन, ये अपर ट्रिगर लाइन। लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम के साथ बाय होगी प्राइस में, यानी इसका हाई ब्रेक हो गया, इस जगह से आपने बाय करना है। और बाय करने के बाद इसके पिप्स काउंट करें कितने बन रहे हैं यहाँ से, ये रहे जी, 91 पिप्स। अब लोग इसमें शिकायत ये करते हैं, या ठीक है उसके हिसाब से बात ठीक है, मैं जो बताता हूँ वो बात समझ नहीं है आपने। वो कहते हैं कि जी यहाँ से स्टॉप लॉस तो काफी बड़ा बन रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जिस सेटअप की एक्यूरेसी 95% मैं इसलिए कहता हूँ कि यार इससे ऊपर क्या कहे बंदा अब। ठीक है, वरना अगर आप इस चीज पे रहते हैं ना, अगेंस्ट द ट्रेंड है ना, प्राइस तो बहुत नीचे आ रही है, बार बार ड्रॉप दे रही है, देखें आपको दिखाया कितनी ऊपर से ड्रॉप देती हुई, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, 15 मिनट का ट्रेंड तो बेरिश है। तो बेरिश ट्रेंड में इसलिए कहता हूँ कि अपने पिप्स लें और आउट हों, आपको उससे नीचे गरज नहीं होनी चाहिए, नीचे क्या बन रहा है। 1% रिस्क लगा लें पूरे का, 2% लगा लें। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है, 3% लगा, इससे ऊपर नहीं जाना फिर किसी भी सेटअप पे। अब यहाँ से आप लगाते हैं तो सीधा सीधा आपको यहाँ से 40-50 पिप पे ट्रेड को सेव कर लेना चाहिए था। ये लें, आपने 40-50 पिप तो शुरू में ही कर दिए इसने शायद, मेरा ख्याल है एक दो कैंडल्स में ही कर दिए आगे। ठीक है, नीचे विक लगा के आई और यहाँ पे इसने 40-50 पिप आपको दे दिए हैं। तो ये 40-50 पिप लें और यहाँ से आउट हो जाएं इस रेंज के, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है सेटअप आपका। लेकिन दिए इसने डबल है, फिर भी 100 पे 15 मिनट का सेटअप दे रहा है। तो ये इसकी 95% एक्यूरेसी होती है कि अगर ये विद द ट्रेंड है तो फिर तो आपके बहुत बड़ा रिवार्ड है। अगर ये अगेंस्ट द ट्रेंड है तो फिर भी आपको ये फेल नहीं करेगा, फिर भी अपनी जान जितनी इसकी बनती है उतने पिप्स लाजमी दे के फिर बेशक फेल हो जाए। अभी भी फेल नहीं हुआ, इसने दोबारा लिक्विडिटी रिसीव की है, दोबारा बड़ा वॉल्यूम आया, फिर सेटअप बना है, अंदर आके फिर ब्रेकआउट हुआ है, और इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद अब ये बुलिश हो गया। ये मैं आपको ये बात करता हूँ ना कि प्राइस नीचे आ रही है, H1, या चलें इसमें H1 को छोड़ें, H4 बुलिश है आपका, फॉर एग्जांपल H4 बुलिश है इस तरह। अब M15 को हम देख रहे हैं, M15 में अभी तक ये चीज बनती आ रही है, लो ब्रेक होते आ रहे हैं। ये लें, जैसे ही लो ब्रेक होना बंद होंगे और मोमेंटम शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब ये सिंक हो गया H4 के साथ, H4 भी बुलिश है, M15 भी बुलिश है। अब जो भी साइन बनेगा, छोटा सा भी बनेगा बड़ा सा बनेगा, वो आपको बहुत लंबी लंबी ट्रेड देगा, क्योंकि अब दोनों टाइम फ्रेम्स एक तरफ हो गए हैं। ये देखें उसके बाद ट्रेड का कितनी बड़ी ट्रेड है फिर ये। पहली दफा अगेंस्ट द ट्रेंड थी, अभी मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, तो पहली दफा उसने पिप्स की रेंज दी है, फिर ड्रॉप हो गया बेशक। अभी तक जहां तक जो बात समझाई है इसमें क्लियर है चीजें कि नहीं क्लियर? चलें, अब आपने करना क्या है, अगली चीज सुन लें बस अब। इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है जी। नहीं जी, H4 ये क्वेश्चन जो अच्छा है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये एक बीच में क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सुनिए जी ये चीज, क्वेश्चन ये है कि H4 का स्ट्रक्चर है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट H4 का है,
चलिए हम ये बात पहले बना लेते हैं। ये रहे जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है H4 का, ये वाला। अच्छा, बट H1 का ट्रेंड अगेंस्ट है। ठीक है जी, H1 में देख रहे हैं ये जो वेव लगाई है मैंने, ये H4 की है, 4 आवर की। ठीक है जी, अब H1 को देखते हैं। H1 जो है उसमें रिट्रेसमेंट आ रही है और वो बिरिश है। चलें जी, बिरिश हो गया वो। ठीक हो गया, बिरिश हो गया, यहाँ पहुंच गया। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंचने के बाद वो कह रहे हैं कि M5 की कंफर्मेशन देती है प्राइस। ये H1 चल रहा है नीचे, H1 नीचे आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब आप और टाइम फ्रेम में आपने शिफ्ट करके छोटा टाइम फ्रेम कर लिया, M5 कर लिया। ठीक है, M5 कर लिया। यहाँ पे M5 में बन गई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार और उसका हाई ब्रेक हो गया। यानी M5 में बुलिश आपको एक साइन मिल गया। तो हमें पिप्स लेना चाहिए या अच्छा टारगेट लेना चाहिए? अब ये क्वेश्चन आप सब अपने अपने जवाब इसका जहन में सोच के रखें, फिर मैं अब आपको बताने लगा हूँ। देखें, जिसमें होता यह है कि ये जो ऊपर टाइम फ्रेम्स लिखे हुए हैं ना, ये किसी ने जिसने भी बनाए हैं बड़ी अक्लमंदी से बनाए हुए हैं। इसमें H1 का ताल्लुक M5 से नहीं है। ठीक है जी, मैंने आपको उसने बताया था कि ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है, ये 1 आवर जो है। इसके ऊपर जो टाइम फ्रेम है उसे हम कहते हैं कि ये बड़े टाइम फ्रेम है, इससे नीचे वाले को हम कहते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम है। अब इधर क्या होगा कि H1, अगर आपने M5 देखना है ना तो फिर H1 को भी देखें साथ। H1 के साथ M5 को कंपेयर करें, H4 के साथ ना करें। H4 के साथ आप इधर आ जाएं, M15 पे। ठीक है, डेली के साथ अब क्या होगा कि डेली भी अब आपको 1 आवर पे आ जाए, थोड़ा सा और इधर आ जाए, या 4 आवर पे रहना चाहते हैं वो भी ठीक है। तो H4 जो है ना, वो इसको इतना पीछे ना लेके जाएं, इतने छोटे टाइम फ्रेम से उसको मैच ना करें। मैं एक दफा स्क्रीन क्लियर कर दूं। ये देखें, अब H4 को, 4 आवर को इधर ना लेके आए, कम से कम यहाँ तक रखें उसको, बस यहाँ तक। ये H4 के लिए आपको कंफर्मेशन 15 मिनट की चाहिए। H1 में अगर आप काम कर रहे हैं, चलें फिर आप 5 मिनट पे चले जाएं। 30 मिनट पे आप कर रहे हैं, फिर भी 5 मिनट, 3 मिनट ठीक है। 15 मिनट पे कर रहे हैं तो आप फिर 2 मिनट की, 1 मिनट की कंफर्मेशन देख लें। समझा गई? तो 4 आवर का उसका कोई तुक बनता नहीं है। यानी आप मंथली देखें कि मंथली का लेवल है, तो क्या मैं 1 आवर पे काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकते बिल्कुल। मंथली भी अपने काम करना है तो फिर आपको डेली और वीकली चाहिए साथ। तो इसलिए आपको अगर यहाँ पे ट्रेड मिल रही है, आप वो चीज़ दोबारा बना लेते हैं। 4 आवर आपका बेरिश है, 4 आवर में, और 1 आवर भी साथ बेरिश है। ठीक है, और 5 मिनट की साइन बना है यहाँ पे, तो वो 1 आवर के हिसाब से आपको ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड अपना लें और आउट हो जाए फौरन। समझा गई? जब तक H1 बुलिश नहीं हो, H1 बुलिश हो गया, अब आप हर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश होते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके H4 भी बुलिश हो जाएगा। चलिए जी, कम टाइम काफ़ी हो गया, तो इसकी रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। और अहम चीज़ ये है कि अब आपने करना क्या है। अब आपने, परसों से तो हम शुरू करेंगे, मंडे से, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ये होगा कि यही चीज़ जो भी समझा रहा हूँ, ये चीज़ें सब रिपीट होंगी वहाँ पे। टाइम फ्रेम, लॉट साइज, इस तरह काम करना है, ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या डिस्कस होगी कि अब आपने शुरू कर देनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही उसका स्क्रीनशॉट बनाए, क्वेश्चन लिखें। स्क्रीनशॉट बनाए, क्वेश्चन लिखें। बेशक एक आदमी तीन तीन, चार चार, पांच पांच क्वेश्चन भी सेव कर सकता है, क्योंकि इसके बाद काम ही ये रह जाएगा ना, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद आपके लिक्विडिटी पढ़ेंगे। ये काम बेहतर वैसे ये है कि आप लिक्विडिटी की भी बात करें, क्योंकि अभी आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़े मसाइल आएंगे। अभी आपको CIST का नहीं पता। ठीक है, ये CIST हुई है इस जगह पे। ठीक है, CIST का नहीं पता आपको। आपको लिक्विडिटी के मुकम्मल कॉन्सेप्ट का नहीं पता। तो वो चीज़ें पढ़ लें, फिर उसमें ये होगा ना कि मजीद क्वेश्चंस क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अभी आपके जहन में जो उलझन है, मुमकिन है वो उस तक क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर अपना बेशक स्क्रीनशॉट बनाए, स्क्रीनशॉट बनाए, क्वेश्चन लेके रखें, क्वेश्चन आंसर करेंगे डिटेल्ड। अगर दो की जरूरत पड़ी तो दो भी कर लेंगे, वरना एक में सबको क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर भी क्वेश्चन आंसर होते रहते हैं, फिर आप साथ ही लाइव पे आ जाएंगे 41 वाले भी। तो बस मंडे से, नेक्स्ट मंडे जो भी आएगा उसके बाद उसमें स्टार्ट करेंगे, तो पहले 41 दोनों को आपको माइक देके बाकी चीज़ें भी क्लियर कर देंगे। ये ऐसा प्रोसेस है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आती हैं। मैं एक क्लास में सब कुछ नहीं बता सकता, ना 2 सेशन में सब कुछ बता सकता हूँ, ना 10 में बता सकता हूँ। ये अब आपको तजर्बा चाहिए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 6 महीना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।